नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमा मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 2 जो पढ़ रहे थे उसका आज लेक्चर नंबर सेकंड है, यानी चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर सेकंड है। और टोटल जो स्ट्रक्चर ऑफ मैकेनिक्स की तीसरा लेक्चर है यार, यानी लेक्चर नंबर ये तीसरा चल रहा है। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में हम लोग चैप्टर नंबर 1 कवर किए थे। 2 में इसका कुछ बेसिक जो पार्ट था, यानी लेक्चर नंबर 2 उसको कवर किए थे स्ट्रेस तक, यानी कि जो प्रतिबल था वहाँ तक हम लोग लेक्चर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्या फार्मूला होता है, टाइप ऑफ प्रतिबल हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे से हम लेक्चर नंबर आज की क्लास में 3 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो लोग भी लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखे हैं, क्योंकि इन दोनों से 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इन दोनों से कम मिनिमम 10 न, चैप्टर नंबर 1 से तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और 2 से प्रतिबल और प्रतिबल के टाइप से ये एक और लोड, टाइप ऑफ जो लोड्स है उनसे एक क्वेश्चन बनने हैं। तो यहाँ से आपको इन दोनों वीडियो को देखने से 10 नंबर आपको बन जाएगा आराम से। ठीक है, तो आज हम लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 3 में पॉइजन रेशियो सब कुछ आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। जो लोग भी ये सभी लेक्चर नहीं देखे हैं, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लेक्चर का लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट आप सीरियल वाइज से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ये सब हम चीज़ें हम पढ़ चुके थे, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से प्रत्यास्थ बॉडी, इलास्टिक बॉडी क्या होता है, यानी प्रत्यास्थ पिंड क्या होता है। तो प्रत्यास्था मैंने आपको बताया भी था कि प्रत्यास्था क्या होती है लेक्चर नंबर 1 में, फिर भी यहाँ पर रिपीट कर देंगे। प्रत्यास्थ मतलब क्या होता है, प्रत्यास्थ पिंड। जैसे मान लीजिए किसी भी आप पिंड है, कोई भी पिंड है या वस्तु है, आप उससे फोर्स लगा रहे हैं। जैसे आप गेंद ही मान लीजिए, गेंद है, ठीक है, इस पर आप बल ऊपर से यानी कि इसके परपेंडिकुलर आप दबा रहे हैं, कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं। तो क्या है, एक कुछ क्षण के लिए तो दबेगा, ठीक है, दबने के बाद जैसे ही आप बल हटाएंगे पुनः अपनी स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, तो गेंद को दबाते हैं आप तो पुनः वो अपनी स्थिति में क्या आ जाता है। तो ये गुण क्यों आ जाता है अपनी स्थिति में, प्रत्यास्था का गुण होता है। ठीक है, इसमें यानी कि जब फोर्स आप हटा लेंगे बाहरी फोर्स, तो पुनः अपनी स्थिति में आ जाएगा। तो यही आपका होता है प्रत्यास्थ। और ये जो प्रत्यास्था का गुण होता है, और ये गुण जिस वस्तु में या जिस पिंड में पाया जाता है उसको हम बोलते हैं प्रत्यास्थ पिंड, यानी इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। क्लियर, बात क्लियर है। चलिए आइए देखते हैं इलास्टिक बॉडी क्या है। जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है, ठीक है, तो उसके रूप और आकार, शेप एंड साइज अथवा दोनों में परिवर्तन हो जाता है, विरूपक हो जाता है। तो जब आप फोर्स लगाएंगे तो उसमें परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, यदि बाह्य बल को हटा लेने पर पुनः वस्तु अपना प्रारंभिक मूल व आकार धारण कर लेती है तो पदार्थ के इस गुण को हम प्रत्यास्था कहते हैं। तो जब आप फोर्स हटा लेंगे तो वह पुनः क्या है, अपने मूल रूप में आ जाएगी। वह वस्तु, उसी गुण को हम बोलते हैं प्रत्यास्था का गुण। और जिस वस्तु में यह गुण पाया जाता है उसे हम बोलते हैं इलास्टिक बॉडी, यानी कि प्रत्यास्थ पिंड बोलते हैं। क्लियर, बात क्लियर है। चलिए, समझ में आया। ठीक, चलिए देखिए, जिनको भी नोट्स लेना है ना, वो इस नंबर आप क्या करिए, आप व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। ये जो व्हाट्सअप नंबर आपको है दिया हुआ है 9621641173, इस पर आप प्राइम मेंबरशिप लेना है ना आपको, तो आप प्राइम मेंबरशिप जिनको लेना है इस नंबर पर कांटेक्ट करिए नोट्स के लिए। इन नोट्स मैंने ऑलरेडी प्राइम मेंबरशिप के ग्रुप में डाल दिया हूँ। ठीक है, चलिए दूसरा जो टॉपिक है, एक क्वेश्चन आता है तब हम यहाँ पर किए हैं, और जानकारी के लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, प्लास्टिक पदार्थ क्या होता है। इलास्टिक तो समझ गए, अब प्लास्टिक भी समझिए। ठीक है, इलास्टिक आप समझ गए, प्लास्टिक मतलब क्या, अगर हम बाहरी फोर्स लगा रहे हैं तो इतना मतलब ऐसा फोर्स, कोई भी बाहरी फोर्स लगा रहे हैं तो उसको जब हम दबाएंगे तो उसका आकार आखिर में परिवर्तन होगा, लेकिन वो अस्थायी परिवर्तन होगा। मतलब बल हटाएंगे तो वह पुनः अपने मूल स्थिति में नहीं आएगा, मतलब वो क्या होगा, प्लास्टिक पदार्थ हो गया। क्लियर, बात समझ में आए। फोर्स लगाएं, उसके शेप एंड साइज में परिवर्तन हुआ, लेकिन अस्थायी परिवर्तन हो गया, बल हटाने पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, अपनी स्थिति में नहीं आया, तो ऐसे हम पदार्थ को बोलते हैं प्लास्टिक पदार्थ बोलते हैं, प्लास्टिक बॉडी बोलते हैं। क्लियर, चलिए जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने से उसके आकार में अस्थायी परिवर्तन यानी विरूपण हो जाता है, आ जाता है, और यदि बल हटा लेने पर वस्तु पुनः अपने प्रारंभिक व मूल रूप आकार में वापस न आ सके, अर्थात अस्थायी विरूपक परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं प्लास्टिक पिंड बोलते हैं। क्लियर, बात समझ में आए। यानी कि जब हम फोर्स लगाएंगे तो उसमें परिवर्तन तो होगा, लेकिन फोर्स हटाएंगे तो पुनः अपनी स्थिति में नहीं आएगा, तो ऐसे हम पिंड को हम बोलते हैं प्लास्टिक पिंड बोलते हैं। ठीक है, चलिए बात समझ में आया।
इसे हम सुघट्ट पिंड भी बोल सकते हैं, इसे सुघट्ट पिंड भी बोल सकते हैं। और प्लास्टिक का यह गुण जिसमें भी होगा उसको हम बोलते हैं सुघट्टता का गुण, या प्लास्टिसिटी, प्लास्टिकता बोलते हैं, सुघट्टता का गुण बोल सकते हैं। बात क्लियर है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट जो थिंग आपका है वो रिगिड बॉडी है। मतलब दृढ़ पदार्थ पिंड क्या होता है इसको हम जानते हैं। तो दृढ़ पदार्थ पिंड मतलब क्या, एक समझिए कठोर पिंड, मतलब उसमें क्या है कोई भी फोर्स लगाएंगे तो उसमें नगण्य परिवर्तन होगा, यानी कि नहीं के बाद कोई भी परिवर्तन ही नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपका पत्थर है तो उसमें फोर्स आप अगर आप सेल्फ फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा, मतलब वो कुछ परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। तो जब देखिए जब पिंड पर बल लगाने से उसके आकार में नगण्य परिवर्तन होता है और शीघ्र ही प्रतिरोधी बल उपजते हैं तो उसको हम बोलते हैं दृढ़ पिंड। मतलब जब आप किसी फोर्स पर आप लगाएंगे बल तो वो क्या होगा, तुरंत वो आपको प्रतिरोधी बल उत्पन्न कर देगा, मतलब वो हार्ड होगा, उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उसको हम बोलते हैं रिगिड बॉडी, यानी ऐसे पिंड को हम बोलते हैं रिगिड बॉडी यानी दृढ़ पिंड। क्लियर। चलिए अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं, विकृत की तरफ। विकृत एग्जाम में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन पूछते हैं, चैप्टर यही है। जो आपका चैप्टर क्या है, प्रतिबल एंड विकृत, यही आपका चैप्टर है। और जब ये चैप्टर नहीं पूछेगा तो पूछेगा क्या, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका टाइप ऑफ स्ट्रेन, और स्ट्रेन क्या होता है, इसके टाइप क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद हम इसके टाइप पर चर्चा करेंगे। ठीक है। चलिए भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक एक बार कर दीजिए, एक बार लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए काफ़ी, ताकि सभी लोग पढ़ें। ठीक है। मेरा मेन उद्देश्य है कि सभी लोग पढ़ें। बाकी बहुत सारे चैनल वाले हैं पैसे से कोर्स दे रहे हैं, मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो अब थोड़ा सा आपका भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, थोड़ा सा सपोर्ट करिए। ठीक है। चलिए बाकी जिनको करना रहेगा वो तो कर दिए होंगे अभी तक। चलिए अब विकृत क्या होता है इसको देखते हैं। तो विकृत मतलब क्या होता है, जब आप कोई भारी फोर्स लगाएंगे, मान लीजिए पार्टिकल है ना, मान लीजिए पिंड है, कोई रिगिड बॉडी है, रिगिड बॉडी नहीं सॉरी, एक कोई बॉडी है यानी कि पिंड है, तो इस पर आप फोर्स अप्लाई करेंगे। जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसके शेप एंड साइज में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है। तो वही जो परिवर्तन होगा उसी को हम बोलते हैं विकृत बोलते हैं। तो अब परिवर्तन किस किस प्रकार से होगा इसके टाइप में हम पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए तो यदि बाहुबलों के प्रभाव में वस्तु के मूल व आकार, वस्तु के रूप व आकार, साइज एंड शेप में परिवर्तन होता है तो इस परिवर्तन की माप को ही विकृत कहते हैं। ठीक है। यानी कि कोई भी पार्टिकल है उस पर हम बाहुबल लगा रहे हैं तो उसमें साइज एंड शेप में जब परिवर्तन होता है तो उसको हम बोलते हैं विकृत बोलते हैं। ठीक है। इसे हम क्या स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो विकृत को हम लोग स्मॉल ई से, ये लाइन जो है गलत टाइप हो गया है। ठीक है। नोट्स वाले जो भी प्राइम नंबर से लिए इसको मत लीजिएगा, इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो बात समझ में आई। कोई भी बाहुबल के प्रभाव में किसी वस्तु के रूप और आकार में जब परिवर्तन होगा तो इस परिवर्तन की माप यानी जितना परिवर्तन होगा उसी को हम बोलते हैं विकृत। अब विकृत को हम स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो विकृत स्मॉल ई इक्वल टू क्या होता है, आकार में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकार, मतलब जो भी आकार में परिवर्तन हुआ होगा और बटे हो जाएगा उसका प्रारंभिक आकार। क्लियर। इसकी कोई इकाई नहीं होती है, मतलब ये डायमेंशन लेस होता है। ठीक है। क्योंकि आकार में जो परिवर्तन, अगर मान लीजिए कोई भी पिंड है उसका आकार में कुछ भी परिवर्तन होता है और वही परिवर्तन प्रारंभिक आकार, तो यूनिट दोनों का सेम ही होगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए लंबाई, कोई भी वस्तु है तो लंबाई में है, आप मीटर में लिए हैं तो आकार में परिवर्तन क्या है, मीटर में भी ये भी आएगा, प्रारंभिक मीटर में भी, तो मीटर कट जाएगा। तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। समझ में आया। चलिए अब इसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ में आने वाला है। देखिए विकृत जो है टाइप ऑफ स्ट्रेन, आप लोग इंग्लिश नाम पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश का नाम। ठीक है। क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार क्या होता है कि स्ट्रेन ही इस तरह से लिख देगा, स्ट्रेन मतलब किसे कहते हैं, इस तरह से लिख देगा स्ट्रेन किसे कहते हैं, इस टाइप के, तो इंग्लिश नाम आपको पता होना चाहिए। चलिए विकृत के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो पहला जो आपका विकृत है आपका अनुदैर्घ्य विकृत यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दूसरा आपका है कर्तन विकृत यानी कि शियर स्ट्रेन, तीसरा जो आपका है पार्श्व विकृत यानी लेटरल स्ट्रेन। ठीक है। इन तीन टाइप के विकृत आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है।
तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है कि अनुदैर्ध्य विकृत यानी लंबाई की दिशा में आपकी जो विकृत होगी वो मान लीजिए आपका आ जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के अंदर। लंबाई की मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, मान लीजिए कोई भी छड़ है एक तरह से, तो इसमें फोर्स अप्लाई करेंगे तो मान लीजिए प्रारंभिक लंबाई एल है और जब हम फोर्स अप्लाई करने के बाद इसकी लंबाई कुछ क्या होगी, बढ़ गई। ठीक है, तो कितनी बढ़ी, मान लीजिए डेल्टा एल बढ़ गई, तो मतलब क्या होगा, इसकी लंबाई में वृद्धि हुई यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हुआ इसमें। क्लियर, बात समझ में आया। शियर स्ट्रेन यानी कि कर्तन स्ट्रेन जिसको बोलते हैं, मतलब कर्तन विकृत बोल सकते हैं। ठीक, और उसी तरह से आपका है लेटरल स्ट्रेन आ गया है। लेटरल स्ट्रेन मतलब पार्श्व विकृत। जैसे मान लीजिए अभी हम पूरा आज आइए हम इसको देखते हैं, एक एक करके समझते हैं, बात समझ में आए। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुदैर्ध्य विकृत, एक एक करके अच्छे से सब पूरा समझेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, वीडियो को लास्ट तक रहिएगा। और चौथा भी है आपका, चौथा भी है आयतन विकृत। ठीक है, आयतन विकृत यहाँ देखिए छूट रहा था। और 3 4 यानी कि विकृत कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन एंड आपका आ गया वॉल्यूम स्ट्रेन यानी आयतन विकृत। क्लियर, चलिए तो पहला हम पढ़ते हैं आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन यानी कि लंबाई में वृद्धि बोल सकते हैं या अनुदैर्ध्य विकृत बोल सकते हैं। क्लियर, तो क्या होता है इसके बारे में आइए जानते हैं। किसी छड़ या वस्तु पर अच्छी भार यानी एक्सियल लोड लगाने से उसकी लंबाई में हुए परिवर्तन डेल्टा एल तथा प्रारंभिक लंबाई एल के अनुपात को अनुदैर्ध्य विकृत बोलते हैं यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोलते हैं। यानी कोई भी छड़ हो, एक्सियल अगर लोड लग रहा है, एक्सियल लोड क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये छड़ है तो एक्सियल लोड क्या होगा, मतलब इसके अक्ष के क्या समांतर जो लोड लगेगा, अक्ष का मान लीजिए इसका अक्ष है तो इसके समांतर जो लोड लगेगा तो आपकी क्या लंबाई में वृद्धि होगी। तो अक्ष के जो समांतर लोड लगता है उसको हम बोलते हैं एक्सियल लोड। क्लियर, तो क्या कर रहा है, जब किसी वस्तु पर एक्सियल लोड लगता है तो उसके लंबाई में जो परिवर्तन होता है और वो प्रारंभिक लंबाई का जो अनुपात होता है उसी को हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य विकृत या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, अनुदैर्ध्य विकृत को EX से डिनोट करते हैं। EX इक्वल टू होता है लंबाई में हुए परिवर्तन। लंबाई में मान लीजिए कोई भी पार्टी जो छड़ बोल रहे हैं, छड़ का एग्जाम्पल मान लीजिए प्रारंभ में लंबाई L थी और फोर्स लगाने के बाद एक्सियल लोड लगाने के बाद इसकी लंबाई कुछ यूँ बढ़ गई, यूँ कुछ लंबाई बढ़ गई, मतलब यहाँ से इतना लंबाई डेल्टा एल बोल सकते हैं हम, डेल्टा एल बढ़ गई। तो मतलब टोटल कितना बढ़ी, यहाँ से इतना लंबाई बढ़ गई यानी कि डेल्टा एल हो गई। ठीक है, जैसे फिर से समझिएगा, ये मान लीजिए आपका क्या है, छड़ की लंबाई है, उसके बाद जब हम लोड लगाएं तो ये आपका क्या इतना छड़ बढ़ गई यानी कि डेल्टा एल हो गई। तो क्या इसमें विकृत कितना हुआ, तो विकृत जो हुआ लंबाई में हुई वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में कितना डेल्टा एल बटे एल, यानी कि आपका क्या अनुदैर्ध्य विकृत जो फार्मूला हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपका जो देखते हैं शियर स्ट्रेन यानी कर्तन विकृत जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो कर्तन विकृत क्या होता है, किसी वस्तु पर लगे हुए कर्तन बलों के कारण उत्पन्न हुई विकृत को हम कर्तन विकृत करते हैं। तो कोई भी वस्तु है उस पर जब कर्तन बल के कारण जब उसमें विकृत उत्पन्न होगा तो उसको हम बोलते हैं कर्तन यानी कि शियर स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, इसे हम फाई से डिनोट करते हैं, इसे हम क्या फाई से डिनोट करते हैं या ES से भी आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ES इक्वल टू tan फाई फार्मूला होता है, ES इक्वल टू tan फाई। क्लियर, चलिए तो यहाँ पर फिर से एक बार स्पष्टीकरण है कि आपका एक फार्मूला और होता है इसका, आपका जो एक फार्मूला और होता है शियर स्ट्रेस का, उसको देखिए शियर स्ट्रेन यानी कि कर्तन विकृत। यदि किसी वस्तु पर कर्तन बल कार्य करता है तो इससे उत्पन्न प्रतिबल तथा वस्तु के कर्तन मापांक यानी कर्तन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी G के अनुपात को कर्तन विकृत कहते हैं। ठीक है, तो कर्तन विकृत यहाँ पर समझ में आया कि कर्तन विकृत जो होगा यानी कोई भी वस्तु उस पर कर्तन बल अगर कार्य कर रहा है तो उससे उत्पन्न क्या कर्तन प्रतिबल और क्या है कर्तन मापांक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, कर्तन मापांक के अनुपात को हम क्या बोल सकते हैं, कर्तन विकृत बोलते हैं। ये दूसरा आपका परिभाषा है। ठीक है, तो दोनों आप लिख सकते हैं, यानी कि कर्तन जो प्रतिबल होगा और कर्तन मापांक के अनुपात को हम बोल सकते हैं कर्तन विकृत। और हम कर्तन को
जो प्रतिबल कर्तन विकृत जो है उसको हम फाई से डिनोट करते हैं, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई जी। क्यू क्या है यहाँ पर आपका कर्तन प्रतिबल है और जी आपका क्या है कर्तन मापांक है। क्लियर, बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट आपका देखते हैं पार्श्व विकृति। अब यहाँ ये काफ़ी चीज़ें समझने वाली। पार्श्व विकृति लेटरल स्ट्रेन सीधे पूछ लेता है क्वेश्चन में, ठीक है। अगर टाइप नहीं पूछे सीधे पूछ लेता है लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, पार्श्व विकृति क्या होती है। तो काफ़ी लोगों को इसमें डाउट रहता है पार्श्व विकृति। आइए हम आपको बताते हैं पार्श्व विकृति। पहले समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये आपका मान लीजिए क्या है, कोई भी वस्तु है, ठीक है। मान लीजिए एक तरह से आपका ये छड़ है, ठीक है। ये आपका क्या है छड़ है, तो मतलब क्या आप इधर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब छड़ के डाया, ये मान लीजिए छड़ का आपका डाया है, इस पर आप फोर्स लगा रहे हैं। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो आपका इस छड़ के डाये पे जब फोर्स लगाएंगे तो आपका छड़ का क्या है डाया यहाँ पर बढ़ेगा, ठीक है। कंप्रेसिव फोर्स एक तरह से लगेगा। तो मान लीजिए एक तरह से फोर्स लग रहा है, तो इसके क्या होगा, अगर आप छड़ पर फोर्स लगाएंगे तो इस पे इसका डाया बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई भी आप देखे होंगे हथौड़े से आप जब पीटते हैं, मान लीजिए कोई भी लोहा पीटते हैं, तो जिस डायरेक्शन से फोर्स लगाते हैं उसके विपरीत डायरेक्शन में उसका क्या हुआ मोटा हो जाता है। मतलब आप इधर से फोर्स लगाएंगे तो आपका क्या होगा, इसका डाया आपका क्या इधर का बढ़ने लगेगा, ठीक है। ये आपका जो डाया था नॉर्मल डाया यहाँ से इतना था, ये बढ़ के कुछ यूँ हो गया, इतना हो गया। मतलब क्या फोर्स आप इस डायरेक्शन से लगाएं और इसकी जो विकृत हुई ये पर लंबवत हुई, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं पार्श्व विकृति, यानी कि लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। मतलब जो फोर्स लगाएंगे उसके लंबवत अगर विकृत होती है, जो भी फोर्स हम लगाते हैं उसके अगर लंबवत विकृत होगी तो उसको हम बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन, यानी कि पार्श्व विकृति। क्लियर। चलिए तो क्या लिखेंगे परिभाषा, यदि किसी वस्तु पर लगे बल की दिशा के लंब रूप में, यानी जो बल की दिशा है लंब रूप में उत्पन्न हुई विकृति को पार्श्व विकृति कहते हैं। तो बल की दिशा के इस डायरेक्शन में हम बल लगा रहे हैं, तो बल की दिशा के लंब रूप विपरीत दिशा में, यानी इसके लंब रूप में जो विकृत होगी उसको हम बोलते हैं पार्श्व विकृति लेटरल स्ट्रेन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझिए आप, यदि डी व्यास की कोई छड़ हो, कोई राड हो और बल लगाने से उसके व्यास में क्या हो डेल्टा डी परिवर्तन हो जा रहा है। तो कोई भी ये राड है, इस पर हम फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन से, इसका डाया क्या होगा चेंज हो जाएगा, इसका डाया कुछ यूँ हो जाएगा, इसका डाया कुछ चेंज हो जाएगा। तो मतलब क्या इसके लंबवत परिवर्तन हुआ, इसको बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो पार्श्व विकृति ईडी इक्वल टू, इसको ईडी से डिनोट करते हैं डेल डी बाई डी, यानी डेल्टा डी बाई डी होता है। क्लियर, यानी कि व्यास में परिवर्तन बटा प्रारंभिक व्यास। क्लियर, डाया में परिवर्तन बटे प्रारंभिक डाया। बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट आपका जो है आयतन प्रतिबल। आपका क्या है आयतन प्रतिबल की बात कर रहे थे, तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है। तो किसी वस्तु पर बल लगाने के कारण उसके आयतन में हुए परिवर्तन तथा प्रारंभिक आयतन के अनुपात को आयतन विकृति बोलते हैं। तो कोई भी वस्तु है उसके आयतन में जब परिवर्तन होगा और उसका जो प्रारंभिक आयतन होगा उसके अनुपात को हम बोलते हैं आयतन विकृति। इसे ईवी से डिनोट करते हैं। ईवी इक्वल टू होता है डेल्टा वी बाई वी। डेल्टा वी क्या है यहाँ पर इसके आयतन में परिवर्तन, और वी क्या है आपका प्रारंभिक आयतन है, ठीक है। बात क्लियर है। चलिए आई होप जो लोग भी देख रहे होंगे वीडियो को लाइक किए होंगे। चलिए तो आई होप ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा कि विकृति क्या होती है, इसके टाइप क्या होते हैं, रिजिड बॉडी क्या होता है, प्लास्टिक पदार्थ क्या होता है, इलास्टिक पदार्थ क्या होता है, इन सभी के बारे में आई होप आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, जो अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रत्यास्था की सीमा। उसके बाद हुक का नियम। हुक का नियम तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अभी हम पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को थोड़ा भी इसकी मत कीजिए, देखिए आराम से, ठीक है। अब प्रत्यास्था की सीमा क्या होती है, लिमिट, इलास्टिक लिमिट क्या होती है, ठीक है। इलास्टिक लिमिट वह अधिकतम बल या प्रतिबल तीव्रता जिस पर कोई वस्तु पूर्ण प्रत्यास्थ रहती है, अर्थात बल को हटा देने पर पुनः वास्तविक रूप वो आकार में आ जाती है, प्रत्यास्था की सीमा कहते हैं, ठीक है। तो यानी वह मैक्सिमम बल, प्रत्यास्था की देखिए एक लिमिट होती है। प्रत्यास्था मीन्स क्या, जैसे कोई भी पिंड हो जो प्रत्यास्थ है तो उसका एक लिमिटेशन होता है कि हम इतना फोर्स अप्लाई करेंगे तो वह पुनः अपनी स्थिति में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे उस लिमिट से क्रॉस आप फोर्स अप्लाई करते हैं
तो वो पुनः अपनी स्थिति में यानी नहीं आएगा, उसमें अस्थायी परिवर्तन हो जाएंगे, वो इलास्टिक की भांति व्यवहार नहीं करेगा। ठीक है, यानी प्रत्यास्था की भांति व्यवहार नहीं करेगा, तो एक लिमिट तक ही प्रत्यास्था के भांति व्यवहार करेगा। एक ऐसा मैक्सिमम फोर्स जिस पर क्या है, पिंड जो आपकी बॉडी है वो क्या है, वो इलास्टिक की भांति व्यवहार करेगा, तो उसी को हम उस मैक्सिमम जो वैल्यू होगा उसी को हम बोलते हैं प्रत्यास्था की सीमा बोलते हैं। क्लियर, बात समझ में आई। चलिए अब हुक के नियम, हुक का नियम प्रत्यास्था की सीमा से ही पता चलता है। तो हुक्स लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हुक्स लॉ ये जानते हैं। तो हुक्स लॉ के नियम के अनुसार क्या हो रहा है कि इस नियम के अनुसार प्रत्यास्था सीमा के अंदर उत्पन्न हुए प्रतिबल एवं उससे संबंधित विकृत के सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सीधे समानुपाती होती है। हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ ये कहता है कि प्रत्यास्था के सीमा के अंदर जो उत्पन्न हुआ प्रतिबल है और विकृत है एक दूसरे क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनल होते हैं यानी सीधे समानुपाती होते हैं। बात समझ में आए, ये आपका हुक्स लॉ है। तो यानी प्रतिबल, जो प्रतिबल होगा, ये सिंबल गलत लग गया है, प्रोपोर्शनल होगा, इस तरह का सिंबल होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, विकृत होगा, यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। तो प्रतिबल इक्वल टू का स्थिरांक आ गया। ठीक है, प्रतिबल इक्वल टू स्थिरांक इंटू विकृत। E स्थिरांक को क्या बोलते हैं, E, यानी E क्या है, एक कैपिटल E क्या है, एक स्थिरांक है, और इसको पक्षांतर कर देंगे प्रतिबल बाई E, क्या हो जाएगा आपका E इक्वल टू P बाई E। अब यहाँ E क्या है, E एक कांस्टेंट स्थिरांक है जिसे हम प्रत्यास्था गुणांक बोलते हैं। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसको बोलते हैं। E एक प्रत्यास्था गुणांक है जिसको हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, और E इक्वल टू यानी प्रत्यास्था गुणांक इक्वल टू होता है प्रतिबल बटे विकृत होता है। ठीक है, याद रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आएगी। यानी स्थिरांक E को हुक स्थिरांक या प्रत्यास्था गुणांक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। किसी पदार्थ के प्रत्यास्था गुणांक का मान प्रतिबल और उससे संबंधित विकृत के प्रकार पर निर्भर करता है। ठीक है, तो बात समझ में आए, जो प्रत्यास्था गुणांक है वो प्रतिबल और विकृत के प्रकार पर निर्भर करेगा। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर हुआ हुक्स लॉ, आई होप आपको क्लियर हो गया। कल से हम लोग जो पढ़ने वाले हैं यंग मॉडुलस, और यंग मॉडुलस पढ़ेंगे, यंग मॉडुलस बाद कर्तन मॉडुलस, उसके बाद देन हम पढ़ेंगे पॉइजन रेशियो यानी पॉइजन अनुपात। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है कल का इंपॉर्टेंट मिस मत कीजिएगा। ठीक है, आज बस यहीं तक रहते हैं, लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और बाकी वीडियो कैसा लगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़िए। अभी क्लासेस सब कंटिन्यू चलेंगी, कोई इसमें इशू नहीं होगा। ठीक है, चलिए, बाकी और भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं इसके अंदर नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।